Episode number 76. आदित्य और सब उस साय को देखकर बहुत हैरान थे। किसी ने भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस लड़की के मुंह पर लाल खून दिख रहा था। बाल बहुत लंबे और हर तरफ फैले हुए थे और नाखून भी बहुत बड़े थे। अनामिका अपनी मां अवनी से गले लगकर बैठी थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वहीं दूसरी ओर बख्शी सर, विनोद और सुशील उसे देखकर कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर बख्शी सर ने आदित्य से डरते हुए पूछा, ये कौन है आदित्य? ये वही बुरा साया है जो आपके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ये चाहती क्या है? ये तो सिर्फ यही बता पाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूं, आदित्य ने कहा और वो बिना किसी डर के उस साये की तरफ बढ़ने लगा। हवा फिर से तेज हो गई थी, जैसे वो आदित्य से कह रही हो कि उसे पीछे हो जाना चाहिए। लेकिन वो एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ता गया। फिर उस साये के पास रुककर उसने चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? आदित्य का सवाल सुनते ही वो लड़की हंसने लगी। उसकी हंसी सबके कान में चुभ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन आदित्य वैसे ही खड़ा रहा। जब उसने आदित्य को ऐसे देखा तो वो समझ गई कि वो नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है और हंसी का उस पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए उसने हंसना बंद कर दिया। उसकी हंसी के साथ ही हवा एक बार फिर से बंद हो गई। तब आदित्य ने एक बार फिर चिल्लाते हुए पूछा, क्या चाहती हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बदला, उस लड़की ने बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा। तब आदित्य ने पूछा, किस चीज का बदला? मेरे परिवार और मेरी जिंदगी का बदला। किससे लेना चाहती हो तुम ये बदला? बख्शी परिवार के सारे मर्दों से। इतना कहकर उसने उन तीनों की तरफ देखा और वो डर गए। इससे पहले कि वो लड़की कुछ करती, आदित्य उसके और उन तीनों के बीच में खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, इन्हें कुछ भी करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। भले ही ये लड़ाई मेरी ना हो, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम इन पर हमला क्यों करना चाहती हो, तब तक मैं नहीं हटूंगा। आदित्य की बात सुनकर उस लड़की ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाकर गार्डन में पड़े पत्थर की तरफ किया जो उड़ते हुए आदित्य के पास आया। लेकिन आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को ऐसे ब्लॉक किया कि उसके हाथ पर पड़ते ही वो टूट गया। तब उस लड़की को और ज्यादा समझ आ गया कि आदित्य कुछ भी कर सकता है और ऐसे वो उसे अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। आदित्य ने देखा कि वो लड़की अचानक से हवा में उड़ने लगी और उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरी क्या गलती थी? मैं आज तक नहीं समझ पाई। मैं तो बस एक कंपनी में सेल्स मैनेजर थी और शायद वही मेरी गलती बन गई। तुम जिस बख्शी परिवार को बचा रहे हो, तुम्हें पता है उस परिवार ने मेरे साथ क्या किया है? मैं दूसरे शहर की एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। मेरे माँ बाप ने जैसे तैसे करके मुझे कॉलेज में पढ़ाया और फिर मैं जॉब करके उनके साथ बड़े आराम से रह रही थी। लेकिन फिर एक दिन हमारी कंपनी में ये कमीना सुशील बख्शी आया और जवानी के जोश में आकर मैं इसे अपना दिल दे बैठी। मुझे इस कमीने के बारे में पहले पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। एक दिन ये सुशील मुझे दूसरे शहर ले गया और फिर मुझे ज्यादा शराब पिलाकर इसने मेरी कंसेंट के बिना मेरा रेप कर दिया। मैं इस बात से बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब सुशील मुझसे शादी कर लेगा। पर अगले ही दिन ये उस शहर से बिल्कुल गायब ही हो गया। मैं इसे कहीं नहीं ढूंढ पाई। फिर जब मैंने तलाश की तब मुझे पता चला कि ये अपने पापा के साथ यहाँ पर रहता है और मैं यहाँ इससे मिलने आई तो इस हवस के दरिंदे ने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। पुलिस ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, पर मुझे नहीं पता था कि बख्शी परिवार का कितना नाम है। लेकिन अगले ही दिन मेरे नाम से खबर छप गई। उसमें लिखा था कि मैंने सुशील बख्शी के पैसों को देखकर रेप का इल्जाम उस पर लगाया है।
लेकिन उस खबर में यह कहीं पर भी नहीं था कि सुशील ने मेरे साथ क्या किया है, बल्कि पूरी खबर इस तरह से फ्रेम हुई थी कि मैं ही कल्प्रिट हूं। जब मेरे माँ बाप ने यह सुना तब उनका दिल टूट गया और उन्हें इस समाज ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। हमने डिसाइड किया कि हमें अपना केस कोर्ट में फाइल करना चाहिए, और जब हमने ऐसा कर लिया तब बख्शी परिवार की यही तीनों बाप बेटों की जोड़ी मेरे घर पर आए और मुझसे पूछा कि मेरे पास क्या सबूत है। तब मैंने इन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इस बात को सुनकर ये और ही डर गए और पैसे से हमें खरीदने की कोशिश करने लगे, पर मेरे माँ बाप नहीं माने। मुझे लगा था कि अगर कोई इंसान आर्मी बैकग्राउंड से होता है तो वो क्राइम करने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन शायद मैं गलत थी, क्योंकि अगले ही दिन जब हम कोर्ट की हियरिंग के लिए जा रहे थे तब एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को ठोक दिया और उस एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की मौत हो गई। और जब इन लोगों को ये पता चला कि मैं हॉस्पिटल में जिंदा हूँ तब इन्होंने एक आदमी को भेजकर मेरा गला दबाकर मुझे और मेरे बच्चे को भी मार डाला। आज मैं इसी बात के लिए इस परिवार के इन 3 मर्दों के पीछे घूम रही हूँ, जिनकी वजह से मेरे माँ बाप और मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, और इससे पहले कि कुछ गलत हो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं बोलूंगी। उस लड़की की बात सुनकर आदित्य, अवनी और अनामिका बहुत हैरान हुए, लेकिन बख्शी परिवार के तीनों मर्द चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनकी गलती है और अब इसी गलती का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। आदित्य को पता था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन वो बख्शी परिवार को ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता। इसीलिए उसने कहा, मेरी बात सुनो, जो हुआ वो गलत हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन तुम एक बार ये भी तो सोचो कि तुम भी मर चुकी हो और तुम्हारे माँ बाप भी। यहां पर बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारे बदले की वजह से ये तीनों भी अपनी जिंदगी को खो बैठेंगे, पर इससे किसका भला होगा? बताओ, तुम कितनी आसानी से ये बोल सकते हो कि मैं और मेरे माँ बाप मर गए। क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? अगर तुमने कभी किसी अपने को खोया होता तो उसके बदले की बात तुम्हें पता होती कि वो कितनी बड़ी उम्मीद होती है। उस लड़की ने कहा, लेकिन आदित्य को यह बात पता थी, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी इसी उम्मीद के साथ जी रहा था कि वो अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेगा। पर उसके और उस लड़की के बीच में यही अंतर दिख रहा था कि आदित्य अभी जिंदा है और वो अपना बदला लेकर अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है, लेकिन वो लड़की अपना बदला लेकर कुछ भी नहीं कर पाएगी। तब आदित्य ने कुछ सोचकर कहा, मैं जानता हूं कि कैसा लगता है जब आप किसी अपने को खोते हो। आपके मन में हर पल यही चलता रहता है कि मैं उन लोगों को मार डालूं जिन्होंने मुझे अपने परिवार से दूर किया है। हर दिन बस यही सोच रहती है कि बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो उसे इतना मारूं कि उसके शरीर का सारा खून और मांस बाहर निकल जाए, लेकिन फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो और मैं मारना कभी रोक ही नहीं पाऊं तो फिर क्या होगा? लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम बदला लेकर जाओगी कहां? मैंने पुराणों में पढ़ा है कि जो बुरे साए अपना बदला ले लेते हैं उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिलती। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अगर सुशील बख्शी तुमसे माफी मांग ले या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो ही तुम स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप से मिल पाओगी। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना है। आदित्य की बात सुनकर वो लड़की कुछ सोचने लगी। आदित्य को एक पल के लिए लगा जैसे वो बिना किसी लड़ाई के ही जंग जीत गया है, पर अगले ही पल उस लड़की ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ना तो मुझे अपने माँ बाप से मिलना है और ना ही किसी से कोई माफी चाहिए। मुझे बस इन तीनों को मौत के घाट उतारना है, और अगर तुम नहीं हट रहे तो तुम्हें भी अब मरना ही पड़ेगा। अपनी बात खत्म करते ही उस लड़की ने हवा में हाथ घुमाया और सबने देखा कि वहां एक तलवार आ गई। फिर उसने उस तलवार को पूरी ताकत से आदित्य की ओर फेंका, लेकिन आदित्य तैयार था। उसने खुद को एक्सटेंड किया और वो तलवार हवा में ही रुक गई और धुआं बन गई। सब इस चीज को देखकर हैरान थे, लेकिन कोई भी कुछ समझता या कहता उससे पहले ही इस लड़की ने इस बार दोनों हाथों से तलवार बनाकर आदित्य की ओर फेंका। आदित्य ने उन्हें भी रोक दिया। इस तरह के हमलों की आदित्य को आदत थी, और जिस तरीके से उसने पिछले दिनों बस अपनी साधना पर ध्यान दिया है उसकी वजह से वो इन सब से आसानी से लड़ सकता था।
लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसे जल्दी से काम खत्म करना होगा। और यह सोचकर उसने एक कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाया। जब लड़की ने उसे अपनी तरफ आते देखा तब उसने लगातार हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन एक भी हमला आदित्य के करीब भी नहीं आ पा रहा था। आदित्य उसके बहुत करीब पहुंच गया था और तब उसे लगा कि शायद आदित्य उसे पकड़ ले, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर एक चमकता हुआ गोला अपने सिर के ऊपर बनाया। आदित्य उस गोले को देखकर हैरान था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन इसके बारे में साधु महाराज से सुना जरूर था। ये बुरे सायों का सबसे खतरनाक और ताकतवर हमला होता है और इससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। आदित्य ने जब ये सोचा, उतनी ही देर में उस लड़की ने वो गोला उसकी तरफ फेंक दिया। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से उस गोले को रोक लिया, लेकिन सबको दिख रहा था कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो एक दो कदम पीछे हो गया था। पर आदित्य फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो गोले को वापस उस लड़की पर ही फेंक देगा, और वो इस कोशिश में थोड़ा कामयाब हुआ ही था कि अचानक उसने देखा कि उस लड़की ने हवा में पहले जैसे ही एक तलवार बनाई और उसे एम करके सुशील की तरफ फेंका। आदित्य ने जल्दी से उस गोले को लड़की की तरफ फेंका, जिसकी वजह से वो गायब हो गई, जैसे वो मर गई हो। फिर उसने उस तलवार की तरफ पलटकर उसे रोकने की कोशिश की, पर इतनी देर में वो तलवार सुशील के करीब पहुंच गई थी। आदित्य ने देखा कि उस तलवार से बचने के लिए सुशील ने अपने हाथ आगे कर लिए, पर तब तक वो तलवार उसके अंगूठे को काटकर उससे दूर चली गई। सुशील दर्द में चिल्ला रहा था, लेकिन आदित्य बस उसके कटे हुए अंगूठे को ही देख रहा था, क्योंकि यही उस आदमी की निशानी थी जिससे उसे बदला लेना है। Thanks for watching, guys. The next episode will come soon.